पैदल चलकर शारदा पीठ गए। शारदा पीठ एक विश्वविद्यालय था, वो ज्ञान का केंद्र था। जब यहां से चले तो वो थे शंकराचार्य। जब वहां पहुंचे और वहां अपनी विद्वता का परिचय दिया, दक्षिण द्वार खुला, वो पीठासीन हुए तो कहलाए जगत गुरु। जगत गुरु कहलाए कश्मीर जाकर। ये वो कश्मीर। मैंने कहा ऐसी क्या बात थी? तो उन्होंने कहा, जो मेरे संस्कृत के विद्वान प्राचार्य रहे, जिनसे मैं अपनी जिज्ञासाओं के प्रश्न लेकर जिनके पास जाता हूं, उन्होंने कहा भारत की ऐसी कोई ज्ञान परंपरा नहीं है जिसका उद्गम कश्मीर नहीं था। मैंने कहा इसका मतलब? तो कहते हैं काशी समझते हो? मैंने कहा हां, काशी कौन नहीं समझता, वाराणसी। तो वाराणसी तो हमारी सबसे पुरानी नगरी है और वो तो ज्ञान का अद्भुत केंद्र है, विद्वान है वहां सभी लोग पढ़ने लिखने जाते हैं, काशी यात्रा को जाते हैं। तो मुझे बताया गया कि काशी में पढ़ने वाले छात्र अपनी दीक्षांत समारोह में 4 पग कश्मीर की ओर चलते थे कि अब ज्ञान लेने यहां से कश्मीर जाना है। यह परंपरा थी। अद्भुत है। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते हैं आप, हमारी पूरी ज्ञान परंपरा, ज्ञान शास्त्र सभी संस्कृत में है। हां, तो उसका व्याकरण किसने दिया? उस भाषा का उसका व्याकरण दिया पाणिनि ने। व्याकरण कैसे दिया? उनका प्रमुख ग्रंथ है अष्टाध्यायी। ऐसा व्याकरण दुनिया में आज तक किसी भाषा का आप नहीं पाएंगे। ये दुनिया भर के भाषाविद एकमत हैं इस पर के संस्कृत दुनिया की प्राचीनतम भाषा है और उसका व्याकरण सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और तर्कसंगत है। उसमें कोई आर्बिट्ररीनेस नहीं है कि ये तो ऐसे ही होगा। उच्चारण के मामले में, क्रिया संज्ञा प्रयोग के विषय में, संधियों के समास के विषय में, वाक्य विन्यास के विषय में, जितने भी नियम हैं, सिद्धांत हैं, तर्कसंगत है, वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित है। उसका जो टेम्पलेट है, लोग कहते हैं कि आज के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के लिए इंस्पिरेशन है कि किस तरह उसकी लॉजिक ट्रैकिंग होती है, वो कैसे व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है। वो पाणिनि स्वात घाटी में हुए, वही क्षेत्र है, कश्मीर गांधार जनपद उसको कहते हैं। स्वात आजकल पाकिस्तान में है। कश्मीर घाटी से एज द क्रो फ्लाइज लेस देन 100 किलोमीटर्स। स्वात का तो नाम सुना है आपने? किसने सुना है? आप सबने सुना है। किस संदर्भ में सुना है जी? अत्याचार। मलाला यूसुफजाई का नाम सुना है, जिसको नोबेल मिला था? 8वीं में पढ़ती थी जब उसके सर पे गोली मार दी गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बच्चियां पढ़ें। ये उस स्वात का हाल है जहां पाणिनि पैदा हुए, जहां संस्कृत का व्याकरण लिखा गया, जहां याज्ञवल्क हुए, जहां गार्गी हुई। ऐसी महिला विदुषियां हुई। उस घाटी में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मलाला के सर पे इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि वो पढ़ना चाहती है। यह होता है हाल उस जमीन का जब वहां से जड़ें उखड़ जाती हैं संस्कृति की। और जब जड़ें उखड़ती हैं तो आने वाली पीढ़ियों का जो हाल होता है, उसमें आप मलाला यूसुफजाई का उदाहरण देख सकते हैं। अपनी बच्चियों का यह हाल होता है जब संस्कृति अपनी जमीन से जड़ छोड़ देती है। तो व्याकरण, भाषा, इसके अतिरिक्त पता चला कि संस्कृत में जो ज्ञान है उसके मूल में तो वेद हैं, सबसे पुराने ग्रंथ वही हैं।
हमारे संस्कृत के वांग्मय में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वेद। 4 वेद किसने लिखे मालूम नहीं, तब कॉपीराइट के लिए कोई झंझट नहीं होता था, लोग मुक्त कंठ से हाथ से ज्ञान बांटते थे। लेकिन अगर कोई शास्त्र 5वां वेद माना जा सकता है तो विद्वान एक मत है कि वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। बहुत से लोग उसको नाट्य वेद कहते हैं। कश्मीर में लिखा गया। इस नाट्य वेद को पढ़ना लिखाना समझाना मुश्किल है जब तक उसके साथ आप उस पर एक लिखी गई टीका ना रखें जिसका नाम है अभिनव भारती। ये उस पर लिखी गई एक कमेंट्री है, उसको लिखने वाले हैं अभिनव गुप्त। तो अगर नाट्यशास्त्र इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है और वो अभिनव भारती के बिना अधूरा है, तो अभिनव भारती की क्या क्या महत्व होगा आप समझ सकते हैं। और उस दृष्टि से अभिनव गुप्त कैसे विद्वान होंगे आप समझ सकते हैं। वो अभिनव गुप्त पिछले 1000 साल में, बीते गए 1 सहस्त्राब्दी में इस दुनिया में पैदा हुए फोरमोस्ट इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, प्रमुखतम विद्वान। अगर उससे पिछली सहस्त्राब्दी के शंकराचार्य हैं जगत गुरु, तो इस सहस्त्राब्दी के जो अभी गई है कि जगत गुरु थे अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त पाद। उनका लिखा हुआ ग्रंथ है अभिनव भारती, कश्मीर में पैदा हुआ। और ये उनका कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है सबसे ज्यादा, इस ग्रंथ से उनकी पहचान नहीं है। उन्होंने किस विधा पर नहीं लिखा, उन्होंने कम से कम 40 ग्रंथ लिखे, आज 24 भी उपलब्ध नहीं है। वो बाकी के 16 कहां गए मालूम नहीं, लेकिन उन 24 में उनका रेफरेंस मिलता है तो इसलिए लगता है कि वो भी थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है तंत्रालोक, जो कश्मीर शैव मत का आधार ग्रंथ है। उन्होंने भगवत गीता पर एक टिप्पणी लिखी, अपनी समीक्षा लिखी। उन्होंने रस की थ्योरी पर ऐसा काम किया कि आज दुनिया भर में उसको पढ़ाया जाता है। जो साहित्य के छात्र हैं, जो कला के छात्र हैं, जो रस की बात करते हैं ना, हम नवरसों की बात करते हैं, तो रस की निष्पत्ति कैसे होती है, रस है क्या, रस का सिद्धांत क्या है, उन्होंने दिया। अलंकार एस्थेटिक्स में वो फोरमोस्ट अथॉरिटी है दुनिया की। किसी ने एस्थेटिक्स के विषय में पढ़ना हो तो अभिनव गुप्त के बिना पढ़ाई संभव नहीं है। वो पॉलीमैथ थे, उन्होंने गणित के विषय में लिखा, खगोल शास्त्र के विषय में लिखा, व्याकरण के विषय में लिखा, दर्शन के विषय में लिखा। उनका प्रतिभिज्ञा दर्शन is one of the most profound pieces of philosophy. दर्शन के शास्त्र अभिनव गुप्त पढ़े बिना पढ़ नहीं सकते हैं, अधूरा है उनका पढ़ना। ऐसे अभिनव गुप्त को मैं जानता ही नहीं। इस अभिनव गुप्त को दुनिया के 80 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, उनमें से एक भी इस भारत में नहीं है। यह त्रासदी है। मेरे बारे में मनीष भाई ने बताया कि मैंने बीकॉम ऑनर्स किया रामजस में। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं अभिनव गुप्त का वंशज हूं। वो थाली में परोस कर मुझे गए हैं, ये सब मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे बताया ही नहीं। मैंने कुछ नहीं पढ़ा उनके विषय में। जो उन्होंने ज्ञान दिया उसको नहीं जाना, उनके विषय में जानना शुरू किया। मुझे लगा मेरा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि मुझे और मेरी पीढ़ी को और मुझसे पहले की पीढ़ी को और उससे पहले की पीढ़ी को वंचित रखा गया। इनको शिक्षा इसमें नहीं डाला गया, चर्चा तक नहीं होती है कि कम से कम हमें अगर जानकारी मिले तो हम कम से कम तय करें ना कि हमें क्या करना है। अब आपको जानकारी से ही वंचित रखेंगे तो आपको मालूम क्या होगा कि क्या करना है। और ये अकेले अभिनव गुप्त नहीं है, मम्मट हैं, भट्टलोलट हैं, रुयक हैं, कैयट हैं, उद्भट हैं, कलहन और बिलहन हैं, क्षेमराज हैं, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन की बात बताता हूं। आनंदवर्धन ने लिखा ध्वन्यालोक,
मैं जब जब आनंदवर्धन का और ध्वन्यालोक का वर्णन करता हूं, मेरे मित्र हैं एक कानपुर आईआईटी में पढ़ाते हैं, उनका नाम है डॉक्टर नचिकेता तिवारी। उन्होंने फिजिक्स में पीएचडी की यूएस में जाकर, अर्बाना शैम्पेन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद बोस कॉर्पोरेशन में 11 वर्ष काम किया। बोस कॉर्पोरेशन आप जानते होंगे, बहुत अच्छे म्यूजिक सिस्टम और साउंड डिवाइसेस बनाते हैं। तो ध्वनि, साउंड के विषय में उनका प्रोफेशनल और एकेडमिक अभ्यास है। वो भारत में आकर के काम करना चाहते थे, तो उनको कानपुर आईआईटी ने हाथों हाथ लिया। वो वहां पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि साहब, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक डिफाइनिंग टेक्स्ट है दुनिया में। साउंड अगर किसी ने पढ़नी हो, ध्वनि क्या है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आनंदवर्धन कश्मीर में हुए। ध्वन्यालोक कश्मीर में लिखा गया। मैंने मम्मट का जिक्र किया, उन्होंने काव्य शास्त्र लिखा पोएटिक्स के ऊपर। डिफाइनिंग टेक्स्ट है, कश्मीर में लिखा गया। अभिनव गुप्त ने संगीत के विषय में लिखा। आप सोचिए, मैंने कहा ना पॉलीमैथ हैं वो, जिस विधा को छूते हैं जैसे सोना बना देते हैं पत्थर को। उन्होंने लिखी अभिनव काव्य मंजरी, राग मंजरी, अभिनव राग मंजरी। भारतीय शास्त्रीय संगीत की शैली को सीखना है तो आपके 3 स्ट्रीम्स हैं भारत में। देखिए, हमारी संस्कृति में संगीत जो है वो एक की मार्कर है हमारी आइडेंटिटी का। दुनिया में यूनिक और बिल्कुल अद्भुत है, विलक्षण है हमारा संगीत। हमारी सांस्कृतिक पहचान है, धरोहर है। और उसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत को सिखाने वाली 3 धाराएं हैं। भातखंडे विश्वविद्यालय, गंधर्व महाविद्यालय, प्रयाग संगीत सम्मेलन। ये 3 विभिन्न संस्थान हैं जो भारतीय शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं। इन तीनों की टेक्स्ट बुक में जो रागों की व्यवस्था है वो अभिनव राग मंजरी से ली गई है। यह है अभिनव गुप्त का कंट्रीब्यूशन। और संगीत की जो भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली की परंपराएं, उसमें 2 प्रमुख धाराएं हैं, कर्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी। इन दोनों का उद्गम ग्रंथ है संगीत रत्नाकर। और संगीत रत्नाकर के रचयिता हैं शारंग देव। और वो शारंग देव इस संगीत रत्नाकर के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में अपना परिचय देते वक्त कहते हैं, अस्ति स्वस्ति ग्रह कुल वंशम श्रीमद काश्मीर संभवम। कि मेरा ग्रह कुल वंश जो है वो श्रीमद काश्मीर, वो कश्मीर का नाम बड़े आदर श्रद्धा से लेते हैं, श्रीमद काश्मीर कहते हैं, वहां का हूं मैं। उसी कश्मीर को आदि शंकर ने एक और श्लोक से कहा, नमस्ते मां शारदे काश्मीर पुरवासिनी प्रार्थये त्वामहम नित्यम विद्या ज्ञानम च देहिम। हे मां शारदे, जो काश्मीर पुरवासिनी है, कश्मीर में जिसका वास है, उसकी प्रार्थना मैं नित्य प्रति करता हूं ताकि मुझे विद्या ज्ञान का दान मिले। इसीलिए उसे ज्ञान परंपरा का उद्गम माना गया कश्मीर को। एक भारतीय के नाते आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप कहेंगे मैं इंडियन हूं, तो किसी विदेशी के दिमाग में जो पहला शब्द कौंधेगा वो है योग। भला हो श्रीमान नरेंद्र मोदी का, उन्होंने योग को दुनिया में घर घर में पहुंचा दिया है। कम से कम नाम के तौर पर लोग जानते हैं योग क्या है। करें ना करें वो अलग बात है। उस पतंजलि जिसने वो योग सूत्र दिए वो कश्मीर के। तो जो कॉलिंग कार्ड है हमारा, जो हमारी पहचान के कोर में है, मैं उस कश्मीर की बात कर रहा हूं। तो कहां तो कश्मीर सिर्फ मेरे घर का चला जाना था, कहां तो कश्मीर देश भर में लोगों के दिमाग में एक उत्तर में कोई राज्य है जहां कोई विवाद चल रहा है,
और क्योंकि उसके बारे में जानते नहीं तो कभी कभी ये भी कह देते हैं, यार और कितना मारकाट होगी, कितने खून खराबा होगा, दे क्यों नहीं देते, खत्म करो, छुट्टी करो, है ना। कसाई के हाथ में गाय आ ही गई है, अब इस पे झगड़ा क्या करना है। ये नहीं जानते कि इस कश्मीर ने मां की तरह इस देश को ज्ञान का दूध पिलाया है। उस अभिनव गुप्त से मिलने मदुरई से मधुराज योगी गए आज से 1000 साल पहले। जीते जी उनका इतना नाम फैल गया था कि मदुरई से, तब कोई व्हाट्सएप ईमेल वगैरह नहीं थी, कोई टेलीविजन चैनल नहीं था, हाथ से लिखे हुए भोजपत्रों पर शास्त्र ग्रंथ इधर उधर जाते थे। तो चर्चा और प्रसिद्धि इतनी फैली कि मदुरई से पैदल चलकर मधुराज योगी वहां गए, वहां रहे। उन्होंने शब्द चित्र लिखा है कि अभिनव गुप्त को मैंने देखा तो क्या क्या देखा मैंने, बाल कैसे थे, चेहरा कैसा था, बैठे कैसे थे, कर क्या रहे थे, आसपास क्या हो रहा था। उस शब्द चित्र को, उस वर्ड स्केच को देखकर असित हलदार ने 100 साल पहले एक स्केच बनाया। वो छवि आज अभिनव गुप्त कैसे दिखते होंगे, आप उस स्केच को देख करके कल्पना कर सकते हैं। उस मधुराज योगी ने लिखा कि औरों का लिखा मानो बहते पानी पर, संस्कृत में लिखा उन्होंने कि और जो विद्वान इस युग के हैं वो कहते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बहते पानी पर लिख रहे हो, यानी क्षण भंगुर है, लिखा और चला गया। लेकिन अभिनव गुप्त का कहा मानो हृदय पर लिख जाता है। उस मधुराज योगी का बेटा वरदराज जब वहां से आया, शैव सिद्धांत लेकर आया जो आज तमिल शैव मत का आधार है इस सुदूर दक्षिण तमिलनाडु में। तो कश्मीर का एक आयाम यह भी है, ये हमारी ज्ञान परंपरा के कोर में है। और ये ज्ञान परंपरा, मैं क्योंकि आजकल सेक्युलरिज्म का जमाना है, मैं आपको कहूं कि ये सारा वैदिक था, आगमिक था, हिंदू था, हमारे शास्त्र थे, एक मिनट छोड़ दीजिए उसको। आज से 2100 साल पहले कनिष्क हुआ एक राजा, कुषाण वंशीय राजा था, कश्मीर का राजा था, कश्मीर उसकी राजधानी थी, बौद्ध राजा था। उसने 4th बुद्धिस्ट इंटरनेशनल, एक चौथा बौद्ध महासमागम बुलाया कश्मीर में 2100 साल पहले, यानी बुद्ध के 400 साल बाद। उस समागम में भाग लिया यहां से गए नागार्जुन, एक वैष्णव ब्राह्मण थे, वो भी कश्मीर में थे, उन्होंने भी उसमें भाग लिया। वहां अन्य विद्वानों के साथ मिलकर, अश्वघोष के साथ मिलकर, कुमार जीव के साथ मिलकर, पद्मसंभव के साथ मिलकर उन्होंने एक नए बौद्ध मत का प्रतिपादन किया जिसको महायान बौद्ध मत कहते हैं। बुद्ध के समय का जो बौद्ध मत है वो हीनयान है, वो श्रीलंका में है, वो म्यांमार में है, वो थाईलैंड में है, वो इंडो चाइना में है, यानी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में है। लेकिन जो मध्य एशिया में है, तिब्बत में है, चीन में है, कोरिया में है, जापान में है, वो महायान है। उसी में से वज्रयान निकला। ये कहां निकला? ये कश्मीर में निकला, उस 4th बुद्धिस्ट इंटरनेशनल में से निकला। उसको लेकर के कश्मीरी गए, कुमार जीव गए, पद्मसंभव जिनको दूसरा बुद्ध कहा जाता है, कश्मीरी थे। तो ज्ञान को किसी समुदाय में, किसी खांचे में, किसी पूजा पद्धति में बांधने वाला कश्मीर नहीं था। और हैदराबाद तो खैर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में सबसे आगे है, लेकिन ये बौद्ध मत का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट तब कश्मीर से हुआ था 2100 साल पहले। तो भारत सॉफ्टवेयर तब से एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब मैं जानता हूं, पता करता हूं, पढ़ता हूं, तो मैं हैरान रह जाता हूं कि ये हमको बताया क्यों नहीं जाता भाई। इस पर शर्म आनी चाहिए हमको या गर्व होना चाहिए? ये छुपाने की चीज है। हम अपनी पीढ़ियों को इससे अलग रखते हैं।
और हम निरुत्तर हो जाते हैं इस बहस में कि कश्मीर का क्या किया जाए। इसी वजह से कश्मीर के विषय में, और यही नहीं, भारत के विषय में, अपनी सीमा, अपनी भूमि के विषय में जो हमारी अवधारणाएं हैं वो कमजोर पड़ती हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं, जानना चाहते नहीं हैं। तो इसलिए हमारे पास तर्क नहीं है, हमारे पास वो आग्रह नहीं रह पाता इन विषयों पर। हम उस ठोस जमीन पर खुद को नहीं पाते जो कि हमारे एक एक सेल में, हमारे एक एक कण में होनी चाहिए। आप अगर फिर उसको मां मान लें, देखिए मातृभूमि मां है, मातृभाषा मां है, और मां तो मां है ही। एक बार जब भाषा को, भूमि को, संस्कृति को मां मान लिया और उनके ऋणों का हमें निष्पादन करना है, उससे उऋण होना है, पिता के ऋण से उऋण होना है, मां के ऋण से उऋण होना है, भूमि के ऋण से, देव ऋण से, संस्कृति ऋण से, तो एक बेटे के नाते जो एक कर्तव्य होगा वो करेंगे ना। फिर तो वो सुदूर प्रांत नहीं है जिसको ले दे के छुट्टी करो, वो भाव नहीं आएगा। फिर आप उस भाव से कटे रहेंगे तो कुछ भी दे सकते हैं। इसी तरह नेहरू ने 40% कश्मीर प्लेट में रख के दे दिया पाकिस्तान को। 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का अक्साई चिन्ह तश्तरी में रख के दे दिया चाइना को, क्योंकि भूमि के प्रति वो दृष्टिकोण नहीं है कि ये मां है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। सत्ता में आने की हड़बड़ी है, तत्परता है, तो बंटवारा करा लिया देश का, होने दिया। उस कश्मीर में जब सुल्तानों का शासन आया, आप देखिए, मैंने आपको कश्मीर के विषय में बताया, वो उसकी संस्कृति, उसकी ज्ञान परंपरा, उसके निवासी क्या थे। जब सुल्तान आए और उन्होंने मंदिर तोड़े और उन्होंने धर्मांतरण करना शुरू किया, तो पिछले 600 वर्षों में हमारे 7 पलायन हुए हैं कश्मीर से, जब कश्मीर हिंदुओं से खाली करा लिया गया। 1990 का पलायन 7वां पलायन है, उससे पहले 6 पलायन हुए थे। पहला पलायन 1405 में हुआ, उस सिकंदर बुत शिकन के टाइम। उसका बड़ा भाई अली शाह था सुल्तान, उसके समय में जैसे भीषण अत्याचार हुए आप समझ नहीं सकते। एक मुनादी करा दी थी कि कोई बौद्ध या ब्राह्मण अपनी पद्धति से पूजा करता हुआ या अपने शास्त्र पढ़ता हुआ दिख गया तो उसकी दाहिनी भुजा और बाहिनी टांग पैदल चल। तब भी छुप छुप कर जब ये लोग अर्चक अपनी साधना करते थे और पकड़े जाते थे, तो वो अपना जनेऊ तोड़ के फेंक देते थे, अपना तिलक मिटा देते थे और उन सैनिकों को कहते थे, न भट्टो हम, न भट्टो हम, मैं भट्ट नहीं हूं। संस्कृत में भट्ट कहा जाता है, हम कश्मीरी एक दूसरे को भट्ट कहते हैं। हिंदू नहीं, हिंदू शब्द कश्मीरी भाषा में प्रचलित नहीं है, उसका समानार्थक शब्द है भट्ट। राहुल बैठे हैं, कश्मीरी हैं, हम एक दूसरे को भट्ट कहते हैं। तो न भट्टो हम, न भट्ट, मैं भट्ट नहीं हूं, शायद जान बच जाए। ये हुआ कश्मीर में। तो जब इस तरह पलायन हुए 6, तो ये किन कालखंडों में हुए? ये सुल्तानों के पीरियड में हुए, ये चक वंश आया उसके पीरियड में हुए, मुगल आए उसके पीरियड में हुए, पठान आए उसके पीरियड में हुए। 222 साल सुल्तान चले, उसके बाद चक आए 60-70 साल, उसके बाद मुगल आए 1752 तक, और उसके बाद पठान रहे 1752 से 1819 तक। मैं आपको 2 केवल इसमें बताऊंगा प्रकरण। एक प्रकरण था 1671 का, जब मुगल थे, औरंगजेब था दिल्ली में, इफ्तिखार खां था सूबेदार। ऐसी भयंकर मारकाट मची, औरंगजेब चाहता था कि पूरे भारत में से और शुरुआत की कश्मीर में कि कोई भी गैर मुस्लिम न बचे।
तो कांपते हुए पंडित कृपाराम दत्त एक जत्था लेकर अनंतपुर साहब पहुंचे 9वें गुरु श्री गुरु तेज बहादुर जी महाराज के पास। तो गुरु जी ने पूछा, भाई क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा, हमारे जनेयू और तिलक की रक्षा कीजिए। क्या हुआ? इफ्तिखार खां कहता है, रेलिव, सेलिव या गलिव, ये 3 शब्द हैं। रेलिव यानी रल जाना, यानी मिल जाना, यानी आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, मुसलमान हो जाइए। दूसरा है गलिव, गल जाना, यानी मर जाइए। और तीसरा है सेलिव, चले जाना, यानी भाग जाइए, जान बचाइए। क्या करें? तो गुरु महाराज ने कहा, चिंता मत करो, उसको जाके कहो कि हमारे गुरु का धर्मांतरण कर ले। एक एक का करेगा तो सदियां बीत जाएंगी। आप हमारे गुरु का कर लो, वो मान जाते हैं तो हम सब मान जाएंगे। तो गुरु ने सब अपने ऊपर ले लिया। औरंगजेब ने दिल्ली बुला लिया। 3 दिन गुरु महाराज के साथ लाल किले में वार्तालाप चला। वो समझाते रहे इस्लाम कितनी बढ़िया चीज है, ये कहते रहे कि मेरा अध्यात्म, मेरा ईश्वर, मेरा ब्रह्म। उन्होंने कहा, एक वैसे नहीं समझ आएगा। तो अपने शिष्यों के साथ गुरु को कोतवाली ले गए। चांदनी चौक के बीचों बीच लोग इकट्ठे किए गए। उनको लगा कि गुरु तो अपने ऊपर सब कुछ झेल लेंगे, लेकिन पुत्र से भी प्यारे होते हैं शिष्य। जब उनको यातना दी जाएगी तो देखते हैं गुरु क्या करते हैं। तो आप सिख अरदासों में उन यात्राओं का जिक्र पढ़ेंगे, दहल जाएंगे। पंजाबी में उन कहते हैं, बंद बंद कटाए। मुझे समझ में नहीं आया कि बंद बंद कटाए क्या होता है। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि एक एक जोड़ को एक बार में काटा जाता है, पीड़ा पहुंचाने के लिए। चरखड़ियां चढ़े, खोपड़ियां लाइयां, कड़ाहों में, गरम कड़ाहों में चीरा गया सीधा। गुरु महाराज ने मेरे समुदाय की ढाल बनना स्वीकार किया था। वो समाधि में रहे, विचलित नहीं हुए। जब एक गुरु भाई को ऐसी यातनाएं देते देखा गया, भाई दयाला से नहीं रहा गया। उन्होंने बुरा भला कहा उन जल्लादों को, तो उन्हें बांध दिया रुई और सरकंडों में और जिंदा आग लगा दी गई। एक एक करके चारों शिष्य इतनी विभत्स, इतनी भयानक यातनाओं के साथ मारे गए। और जब फिर भी काम नहीं बना तो 9वें गुरु महाराज का शीश लिया गया। अभी परसों उनके प्रकाश पर्व था, नवंबर में उनकी शहीदी दिवस होता है। ये किया उन्होंने मेरे समुदाय को बचाने के लिए। मेरे एक सिख मित्र हैं, मैं उनसे कहता हूं, अगर हम नहीं होते, हमारे साथ ये जुल्म नहीं होता, तो आपका ये स्वरूप नहीं होता। मैंने कहा, क्यों? मैंने कहा, अपने पिता के इस बलिदान को देख करके ही तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा सजाए थे। उनको समझ आ गया था कि अब इस देश में केवल और केवल अध्यात्म से काम नहीं बनेगा। एक हाथ में गुरुओं की बानी है तो दूसरे हाथ में तेग लेनी पड़ेगी। ये हाल हुआ कश्मीर का, और इसलिए सजाए गए खालसा। और वही कृपाराम दत्त जब खालसा सजे तो कृपा सिंह हो गए, और चमकौर साहब की युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहबजादों के साथ। नहीं बताती मेरी कोई इतिहास की पुस्तक इस विषय में, नहीं पढ़ाया जाता ये कहीं। हम कश्मीरी हिंदू कभी भी गुरु महाराज का ये बलिदान नहीं भूलेंगे। दूसरा वाक्य है पठानों का। आप देखिए, मुगलों ने ये हमारे साथ किया। 40 मन जनेयू इकट्ठा कर लिया गया। 40 मन, एक मन में 40 शेर होते हैं।
एक जनेऊ का वजन 2 ग्राम भी नहीं होता है। आप सोचिए एक शेर में कितने जनेऊ आएंगे, और 40 मन जनेऊ इकट्ठा हुआ, मुश्कें बांधकर, बोरियों में भरकर, पत्थर भरकर, सीकर डल झील में डुबा दिया जाता था, जल समाधि दे दी जाती थी अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। यह मुगलों के समय हुआ। उससे पहले एक पर्शियन क्रॉनिकल है, वो कहता है कि जब शमसुद्दीन अराकी आए थे, वो गांव गांव लश्कर लेकर घूमते थे कि साहब इनको जाहिलियत से निकालना है, इनको नूर देना है, इनके पास ज्ञान देना है, तो क्या आप कलमा पढ़ाइए, इनको मुसलमान बनाइए, इनके पास नूर आ जाएगा। अब वो लश्कर लेके आते थे, लोग भयभीत होकर के इस्लाम स्वीकार कर लेते थे। ये 6 महीने बाद आते थे, देखते थे फिर ये पूजा पाठ में लगे हुए हैं। मैंने कहा यार ये क्या लोग हैं, कैसे होता है? डराना, धमकाना, मारना, पीटना सह लेते थे, फिर कर लेते थे कि मूर्तियां तोड़ना, मंदिर तोड़ना, किताबें जलाना। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है? तो मैंने कहा यार इनके धर्म में एक बड़ा विचित्र प्रावधान है, जब भी कोई पाप होता है उसका प्रायश्चित कर लेते हैं, उपवास रख लेते हैं, कुछ दान कर देते हैं, पाप से मुक्त हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसा भी कोई पाप होगा जिसका प्रायश्चित नहीं होता? उन्होंने कहा हाँ ऐसा है। तो क्या है? वो है गौमांस भक्षण। को मिल गई चाबी। अब वो जिस गांव में जाते थे सब मर्दों को इकट्ठा करते थे, कहते थे अपने अपनी गाय लेके आओ। उस गाय को उन्हीं के हाथों कटवाते थे और फिर उनकी महिलाओं से कहते थे अब इसे पकाओ और सामूहिक भोज में खाओ। आप कल्पना कीजिए, इस तरह कश्मीर कटते कटते घटते घटते जब पठान आए तो मुश्किल से 10-15% हिंदू बचा। ये वर्णन राजतरंगिनियों में है। कलहन ने पहली राजतरंगिनी लिखी, जहां उन्होंने छोड़ी वहां से जोनराज ने शुरू की, जहां जोनराज ने छोड़ी वहां से श्रीवर ने शुरू की, जहां श्रीवर ने छोड़ी वहां से प्राज्ञभट्ट ने शुरू की, जहां प्राज्ञभट्ट ने छोड़ी वहां से शुक ने शुरू की। तो राजतरंगिनियों की एक परंपरा है और ये पूरा इस्लामिक पीरियड हमारी राजतरंगिनियों में दर्ज है। वो कहते हैं कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। श्रीवर कहते हैं कि मारे मारे घूमते थे जंगलों में जानवरों की तरह, जैसे जबान बाहर लटकी हुई हो पानी के लिए, भोजन के लिए। यह हालत हुई कश्मीर में हिंदुओं की। आज के कश्मीरी हिस्टोरियंस या हमारे लेफ्टिस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस कहते हैं ये संस्कृत में जो राजतरंगिनियां लिखी हैं ये हिंदुओं द्वारा थोड़ा एग्जैजरेशन है। ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब। कश्मीर में तो घी दूध की नदियां बहती थी और बड़ा सूफियाना अंदाज था, बड़ा सामंजस्य था, बहुत मिलजुल के रहा करते थे। कश्मीर तो इंतजार कर रहा था कि इस्लाम आए और हम बिछ जाएं, नूर की इंतजार में थे। तो एक अच्छा संयोग हुआ। कश्मीरी एक विद्वान है डॉक्टर काशीनाथ पंडिता, वो पढ़ने ईरान गए, तेहरान गए 70 के दशक में, क्योंकि कश्मीर में हम हिंदुओं को पढ़ने लिखने भी नहीं देते थे। इस मॉडर्न हिस्ट्री में जब से शेख अब्दुल्ला आए, कश्मीर के शिक्षा संस्थान, उच्च शिक्षा संस्थान कहते थे तुम्हारे लिए पूरा देश है, जाओ, यहां क्या पढ़े हुए हो। तो हमको बाहर जाके पढ़ना पड़ता था, पिताजी को मेरे बाहर जाना पड़ा। ये काशीनाथ पंडित अब तेहरान पहुंच गए, अच्छे मेधावी छात्र थे। वहां इन्होंने फारसी सीखी, अच्छे थे तो तेहरान विश्वविद्यालय ने नौकरी पर रख दिया, वहां पढ़ाने लगे। वहां इनको पता चला कि एक टेक्स्ट कश्मीर के बारे में फारसी में है, क्योंकि ईरान से बहुत मिशनरीज आए थे। जो शमसुद्दीन अराकी है ये शिया मिशनरी था, ईरान से आया था। तो उनको 2 टेक्स्ट मिले वहां, तौफतुल अहबाब और बहरिस्तान शाही। इन्होंने उस फारसी से उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये 2 पुस्तकें आज उपलब्ध हैं, बेशकीमती हैं। ये पर्शियन हिस्टोरियंस ने, फारसी इतिहासकारों ने अपने कारनामों के बारे में लिखा है खुद,
और अगर आप उनको पढ़ेंगे और राज तरंगिनियों को पढ़ेंगे, लगता है ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। जिस चीज का वर्णन राज तरंगिनी में हृदय भेदता हुआ, संवेदना उत्पन्न करता हुआ है, वही वर्णन तौफतुल अहबाब और बहरिस्तान शाही में डींग मारता हुआ और अपनी विजय गाथा वर्णित करता हुआ है, उसकी पुष्टि करता हुआ है। इसको, इन टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अगर संस्कृत के टेक्स्ट राज तरंगिनियां संस्कृत हिंदू विद्वानों का रोना धोना है, तो जो पर्शियन टेक्स्ट है वो होगा यार, उन्होंने डींग मारी होगी, विजेता हमेशा बढ़ा चढ़ा के अपनी डींग मारते हैं। सच नहीं मानना है और सच ना मानने के बहाने गढ़ते रहना है। ये है हमारी शिक्षा पद्धति और ये है हमारा मॉडर्न डे इंटेलेक्चुअल परस्यूट। तो ये हुआ है कश्मीर में। इस तरह समुदाय घटते घटते पठान पीरियड तक पहुंचता है और पठानों का समय सबसे क्रूर माना जाता है। पठानों ने कश्मीर का जो हाल किया, उससे तो वहां के स्थानीय मुसलमान भी दहल गए, जो किसी तरह कन्वर्ट हो गए थे, उनकी हालत भी खराब हुई। अभी हाल ही में नवरात्र गए हैं, हम लोग कन्या पूजा करते हैं, हम घरों में साल में 2 बार हर नवरात्र में अपने घर की छोटी छोटी बच्चियों को, पड़ोस की बच्चियों को सजाते हैं, संवारते हैं, उनके पांव धोते हैं, उनको तिलक करते हैं, आरती उतारते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कश्मीर में मां बाप अपनी छोटी बच्चियों के गाल नोच लेते थे, कान नाक काट देते थे ताकि वो बदसूरत दिखें और इस तरह किसी पठान की बुरी नजर से उन्हें बचाया जा सके। यह दौर भी देखा है कश्मीर में। और जब इस दौर की अति हुई तो एक बीरबल धर, मेरे कोई पूर्वज थे, वो गए महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में और कहा कि कश्मीर को मुक्त कराइए। तो महाराजा रंजीत सिंह ने सेनाएं भेजी तो कश्मीर से पठानों की छुट्टी हुई 1819 में। 1819 तक आते आते कश्मीर में हिंदू घाटी में घट के मुश्किल से 15% रह गए थे। तो आते ही उन्होंने कहा कि क्या हुआ है, ये काली का मंदिर था जो आज खान का है, मौला हो गया है। ये विष्णु स्वामी मंदिर था जो आज एक मजार है। ये एक और मंदिर था जिसको जैनुल आबदीन ने अपनी मां के मकबरे में तब्दील कर दिया था। उन्होंने कहा इनको बदला जाए। बीरबल धर ने कहा आप मत कीजिए, इनको वापस ले लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अब ये 80% से ज्यादा हैं और कई पीढ़ी से मुसलमान हैं, फिर से बखेड़ा खड़ा होगा, शांत रहने दीजिए। तो सिख और डोगरा शासन आया 1819 से 1946 तक। 1846 से 1819 से 1846 तक सिख शासन रहा, 1846 से 1947 तक डोगरा शासन रहा। इस 125 साल में लगभग एक भी मस्जिद, एक भी खानका को छुआ तक नहीं गया, हाथ नहीं लगाया, किसी का धर्मांतरण तक नहीं किया गया जबरदस्ती। बल्कि इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि धर्मांतरण हो गया था और एक सोशल प्रेशर था, तो इस बीच और भी धर्मांतरण होते रहे और संख्या घटती रही। अब मैं आता हूं मॉडर्न डे हिस्ट्री। अभी पिछले 70-80 साल में कश्मीर में क्या हुआ है, ये दौर बताना आपको इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि कश्मीर जिसके विषय में हम चर्चा करने बैठे हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका भारत को योगदान क्या है, वो किस बात के लिए जानी जाती थी। और आज के कश्मीर की जो त्रासदी है, उसके बीज हैं भारत के विभाजन में। क्योंकि भारत का विभाजन इस
दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। मैं देश की नहीं, दुनिया की त्रासदी की बात कर रहा हूं। 3 ट्रेजेडीज हुई 1940 के दशक में। 3 महा ट्रेजेडीज हुई दुनिया में। एक हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, करोड़ों लोग मारे गए। आज भी अगर आप नेटफ्लिक्स में इसको धारावाहिक के रूप में देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि युद्ध की विभीषिका क्या होती। करोड़ों लोग मारे गए, दुनिया, सभ्यता, शहर, कस्बे, लोग तहस नहस हो गए, तबाह हो गए। दूसरी सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई जूइश होलोकास्ट, यहूदियों का जाति संहार। इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक कैमियो के रूप में, एक पैरेलल नैरेटिव के रूप में है जूइश होलोकास्ट। दुनिया ने निहत्थे बूढ़ों, महिलाओं, बच्चों को गैस चेंबर्स में जीवित मरते नहीं देखा था। यह दुनिया की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, जूइश होलोकास्ट, यहूदी जाति संहार। और तीसरी जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी वो थी भारत का विभाजन। पहली 2 जो घटनाएं हैं उनके विषय में आज भी पीएचडी हो रही है। दर्जनों पीएचडीज हो रही हैं दुनिया में। आज भी इन दोनों विषयों पर फिल्में बन रही हैं, होलोकॉस्ट म्यूजियम्स बन रहे हैं, आर्काइव्स तैयार हो रहे हैं, कहीं तो मुकदमे चल रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वॉर क्रिमिनल्स के ऊपर, जूइश होलोकॉस्ट के क्रिमिनल्स के ऊपर। आज भी लोग इस पर शोध कर रहे हैं। दर्जनों किताबें छपती हैं आज भी हर साल। लेकिन ये जो तीसरी ट्रेजेडी है, जिसने दुनिया में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, इतने कम समय में, इतनी व्यापक हिंसा के बीच लोगों का अपनी जड़ों से, अपने घरों से उखड़ना पहले नहीं देखा था, जितना भारत के विभाजन के समय देखा। बुरी हालत थी। और इस ट्रेजेडी के विषय में आप एक ढंग की पुस्तक पढ़ना चाहें, आप तरस जाएंगे। इस विषय को कोई पीएचडी के रूप में नहीं लेता, कोई रिसर्च के रूप में नहीं लेता, इस पर कोई म्यूजियम नहीं है, कोई होलोकास्ट आर्काइव्स नहीं है, कुछ नहीं है। यह हमारी ट्रेजेडी है। इस पर कोई ऑस्ट्रेलियन आके काम नहीं करेगा। लेकिन हम इस पर काम नहीं करना चाहते, हम अपनी पीढ़ियों को नहीं बताना चाहते, हम इस पर लीपापोती करना चाहते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कब किया, झूठ बोला जाता है सरासर। तो मैं इस पर आपको कुछ शब्द जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि वो एक पर्सपेक्टिव है कश्मीर के विषय में। 40 का दशक था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई और बीच में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया 1942 में। उस समय हिटलर ने सोवियत यूनियन पर आक्रमण कर दिया। सोवियत यूनियन पर आक्रमण किया तो वो सोवियत यूनियन जिसकी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश मोनार्की थी, सोवियत यूनियन एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था, आपस में खटपट थी। जार के ब्रिटिश मोनार्की के साथ वैवाहिक संबंध थे जार की फैमिली के। तो जब सोवियत यूनियन में रेवोल्यूशन हुआ, जार की फैमिली को मार दिया गया, कत्लेआम हो गया। तो ब्रिटिश जो कॉलोनियल पावर थे वो सोवियत यूनियन के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में थे। लेकिन उस जर्मनी ने, जिसने ब्रिटेन को तबाह कर दिया था बमबारी करके, वो जब सोवियत यूनियन को तबाह बर्बाद करने निकला तो ब्रिटेन ने कहा, उस वक्त विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे, उसने कहा एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड। तो उसने सोवियत यूनियन को अपना दोस्त करार दे दिया। और तब ये एलाइज पावर्स बन गई, सोवियत यूनियन, अमेरिका एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस। और इन्होंने जर्मनी के खिलाफ युद्ध किया। एक्सिस पावर्स थे वो, इटली, जर्मनी एंड जापान। अब जब एलाइड पावर्स में सोवियत यूनियन और ब्रिटेन दोस्त हैं और भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी शुरू करते हैं, तो उसका विरोध भारत के ही कम्युनिस्ट पार्टी करती है।
कि ये तो ब्रिटेन के दोस्त के खिलाफ, सोवियत यूनियन के दोस्त के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे होगा? तो वो मुखबिरी करते हैं और बहुत से लोग पकड़े जाते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो जाती है। उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर्स जीतती हैं, ब्रिटेन जीत जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो गई, ब्रिटेन जीत गया। 40 के दशक में कोई फ्रीडम मूवमेंट बची नहीं भारत में। आप समझ रहे हैं? 45 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। कांग्रेसी नेता अपने अपने घरों में मायूस बैठे हैं, सड़क पर कोई आंदोलन नहीं है। और चर्चिल चुनाव हार जाते हैं और नए प्रधानमंत्री बनते हैं क्लेमेंट एटली। अब ये क्लेमेंट एटली भी जब अपने राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, 1956 में वो भारत आए, कलकत्ता गए। कलकत्ता में उनका दोस्त था फनी भूषण चक्रवर्ती, वो कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था और एक्टिंग गवर्नर था। ये फनी भूषण चक्रवर्ती उस क्लेमेंट एटली से पूछते हैं कि यार आप तो दोस्त थे, वो छुट्टियां बिताने आया था, कलकत्ता वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उनसे पूछते हैं यार आप द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे, क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो गई थी, गांधी नेहरू पटेल सब मायूस बैठे थे, कोई मूवमेंट नहीं थी आपके खिलाफ, तो आपने इस देश को छोड़ के जाना सोचा क्यों गए? क्या मजबूरी थी? उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, चुनौती नहीं थी, लेकिन आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। कहते हैं हाँ बिल्कुल सुना है, लेकिन उसकी आजाद हिंद फौज भी हार गई थी, वो खुद एक प्लेन क्रैश में मर चुके थे, आप क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा वही बात कर रहा हूं। उस आजाद हिंद फौज में, वैसे आपको जानकारी दूं, 68,000 सैनिक थे, जिसमें 28,000 से ज्यादा सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी ब्रिटिश सेनाओं से लड़ते हुए ब्रिटेन को भारत से खदेड़ने के लिए। उन्होंने पहली आजाद हिंद सरकार की घोषणा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में की थी। तो मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री नेहरू को नहीं, सुभाष चंद्र बोस को मानता हूं। भारत की भूमि अंडमान निकोबार में उन्होंने तिरंगा फहराया था। लेकिन खैर, एक्सिस पावर्स लॉस्ट। तो उसमें जो युद्धबंदी बनाए गए आईएनए के, उन पर लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चला। अब उनके जो सैनिक थे, उनमें से अधिकांश वो थे जो पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करते थे। नेताजी के आह्वान पर वो अपनी सेना छोड़कर, अपना पद तनख्वाह छोड़कर आईएनए में देश को आजाद कराने चले गए थे। उनमें से बहुत से लोगों की कुर्बानी हुई, बलिदान हुआ, कुछ लोग युद्धबंदी के रूप में पकड़े गए। उन पर जब लाल किले पर मुकदमा चला, तो ये उनके साथी जो अभी भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, उनमें गुस्सा फूटा, क्योंकि राजद्रोह का मुकदमा, उसकी सजा बहुत कड़ी होती है, और ये उनके ही भाई बंद थे। तो ब्रिटिश इंडियन नेवी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में म्यूटनी हो गई। 26 पोत थे ब्रिटिश इंडियन नेवी के, 26 में से 24 पोतों पर म्यूटनी हो गई, विद्रोह हो गया। गैरिसन्स में म्यूटनी हो गई। आर्काइव्स में तार हैं, होम सेक्रेटरी को टेलीग्राम पे टेलीग्राम आ रहे हैं कि यहां म्यूटनी हो गई, वहां म्यूटनी हो गई, शस्त्र लूट लिए गए, सैनिक भाग गए, आक्रमण हो गया, क्या करें? तो 1945-46 ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि जिस बल से वो भारत को कंट्रोल करते थे, नियंत्रण में रखते थे, जिस सैन्य बल से वो भारत में टिके हुए थे, वो सैन्य बल हिल गया था। और हालांकि युद्ध जीत चुका था, लेकिन ब्रिटेन बड़ी खस्ता हालत में था। हिटलर ने वो मार मारी थी, ब्रिटेन के लंदन तक को उन्होंने बर्बाद नेस्तनाबूद कर दिया था, कोई बिल्डिंग खड़ी बची नहीं थी। और भारत का तो कुछ भी नहीं बचा था, चूसने लायक कुछ रहा नहीं था। जिस भारत में ब्रिटेन जब आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, तब भारत में दुनिया का 25% जीडीपी था। दुनिया का 25% जीडीपी भारत में था।
ऐसा मालदार मुल्क था, लोग पानी के जहाज लेकर के दुनिया भर से निकल पड़ते थे भारत, कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं, कोई सैर सपाटे करने के लिए नहीं, क्योंकि भारत में संपन्नता थी, ट्रेड करने के लिए आते थे, माल था यहां, तो इसलिए आते थे ना वो भारत। और उस भारत का यह हाल छोड़ा था कि दुनिया के जीडीपी का 2% नहीं बचा था भारत में। 1947 में भारत में दुनिया का 2% जीडीपी नहीं बचा था। 1947 के भारत में औसत लाइफ स्पैन, आयु केवल 27 वर्ष रह गई थी। आप समझ सकते हैं, एवरेज लाइफ स्पैन, औसत जीवन काल 27 वर्ष रह गया था भारत में। भूखमरी थी, अकाल पड़ रहे थे, एपिडेमिक्स थे, महामारियां थी। बचा क्या था इस देश में अंग्रेज के लिए? यह सब हुआ तो अंग्रेज ने सोचा भारत छोड़ के चला जाना चाहिए। तो जब अंग्रेज ने यह निर्णय किया तो इस निर्णय से पहले उनको लगा कि इतनी बड़ी आकार में, इतनी बड़ी संभावनाओं के साथ इस देश को छोड़ना ठीक नहीं है। इसकी भनक उनको थोड़ी पहले ही थी। उन्होंने इस भारत के टुकड़े सिर्फ 47 में नहीं किए, सबसे पहले उन्होंने भारत को काटा 1932 में, जब उन्होंने श्रीलंका को अलग किया। एक छोटा सा द्वीप है, तमिलनाडु की 1/3, शायद 1/4 जनसंख्या वाला द्वीप है श्रीलंका, जिसका प्रशासन दिल्ली से, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन भारत के वाइसरॉय से होता था। सबसे पहले कानून बना के श्रीलंका का शासन सीधा लंदन से कराया गया, उसको एक अलग क्षेत्र बनाया गया 1932 में, 15 साल पहले। और 10 साल पहले 1937 में उन्होंने बर्मा का शासन सीधा लंदन से कर दिया। आपको शायद याद हो, हमारे लिटरेचर में मैंने शरद चंद्र को पढ़ा, शरद साहित्य को पढ़ा। शरद चंद्र ने अपना अधिकांश जीवन काल रंगून में बिताया। बर्मा का फ्रीडम स्ट्रगल जो है, उसमें आंग सान सूची के पिता और महात्मा गांधी के चित्र एक साथ लगते थे। ये वही रंगून है जिसमें हमारी फिल्मों में वो गाना है, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से। रंगून भारत के कुछ शहरों में से एक शहर था। आज भी वहां तमिल मूल के, तेलुगु मूल के, बंगला मूल के लोग रहते हैं। कलकत्ता और रंगून के बीच में फेरी सर्विस थी। हम उसको ब्रह्मदेश बोलते हैं। उस आजादी से मुश्किल से 10 साल पहले उसको अलग किया गया। और फिर 45-46 के दशक में पूछा गया कि भाई ये सोवियत यूनियन आ गया है, भारत के सिर तक पहुंच गया है कश्मीर के साथ, तो भविष्य में जब हम यहां से जाएंगे तो क्या आप हमें गिलगिट के पास सैनिक अड्डे बनाने देंगे? हम जरा वॉच रखना चाहते हैं, क्योंकि चीन में भी कम्युनिस्ट आंदोलन बल पकड़ रहा था। वो भी लगता था माओ का चीन, और उधर स्टालिन का रूस। और जो एलाइड पावर्स थी, अमेरिका और ब्रिटेन थे, ये कॉलोनियल पावर्स थे, इनको पता था कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ होने हैं, तो हमें बेसिस चाहिए। उन्होंने भारतीय नेताओं से पूछा, हमें देंगे? उन्होंने कहा नहीं साहब, चलते बनिए। जिन्ना को हवा लगी, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान बनाइए, हम देंगे। तो ये पाकिस्तान प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जो 1940 में, हालांकि लाहौर में रेजोल्यूशन पास कर दिया था मुस्लिम लीग ने, नाम पाकिस्तान तब नहीं पड़ा था, लेकिन अलग देश मान रहे थे। और उसके बाद अगर देश की सड़कों पर कोई आंदोलन था तो वो स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था, वो पाकिस्तान आंदोलन था, देश के बंटवारे का आंदोलन था। वो कह रहे थे कि अंग्रेज जाने से पहले बंटवारा करे, जाए नहीं। और कांग्रेसी नेता कह रहे थे कि बंटवारा तो कतई नहीं होने देंगे। एक ने तो कह दिया था कि मेरी लाश पे होगा बंटवारा। वो जिंदा रहे, उनके देखते देखते बंटवारा हुआ, कोई लाश वाश नहीं गिरी। कैसे हुआ ये बंटवारा? तो जब कांग्रेसी नेता कहते थे कि नहीं होने देंगे, तो जिन्ना ने
चेतावनी दी कि 16 अगस्त 1946 ये डेडलाइन है, इस दिन तक मान लीजिए पाकिस्तान का आग्रह, वरना डायरेक्ट एक्शन होगा। ये वो जिन्ना थे जो 20-25 साल कांग्रेस में रहे। अभी शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आया था ना, वो वाकई कांग्रेस में थे, और फिर लगभग 10 साल मुस्लिम लीग के थे। ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का काल था, प्रदर्शन होते थे, आग्रह सत्याग्रह होता था। ये ऐसा विरला अनोखा नेता है जो 10 मिनट के लिए कभी जेल नहीं गया, जिसके खिलाफ कभी वारंट इशू नहीं हुआ, जो मास मोबिलाइजेशन में बिलीव नहीं करता था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मींस में बिलीव करता था कि साहब हम तो कानून बनाकर लड़ेंगे, अधिकार लेंगे। अंग्रेज को बड़ा सूट करता था। तो ऐसा नेता जब कहता है डायरेक्ट एक्शन होगा, लोगों को समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। भाई डायरेक्ट एक्शन होगा तो क्या होगा? हड़ताल होगी, रास्ता रोको होगा, कोई प्रोसेशन जुलूस होगा, कोई मास मीटिंग होगी, पब्लिक मीटिंग, यही होगा और क्या होगा। 16 अगस्त आया, कलकत्ते में मुस्लिम लीग की सरकार थी, हुसैन सईद सोहरावर्दी उसके चीफ मिनिस्टर थे। शुक्रवार का दिन था, मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता कारकुन मस्जिदों से दोपहर की नमाज पढ़ के बाहर निकले। उनके हाथों में बर्छियां थीं, तलवारें थीं, कसाईयों वाले बड़े बड़े छुरे थे, कुछ के हाथ में बंदूकें थीं, और शुरू हुआ कलकत्ते में एक भयावह नरसंहार, सामूहिक नरसंहार। मैं डिटेल्स यहां नहीं दूंगा, आप गूगल कर लीजिए द ग्रेट कैलकाटा मैसेकर। 3 दिन तक 16, 17, 18 अगस्त तक 1946 में 72 घंटे ये नरसंहार चला। हजारों लाशें कलकत्ता की सड़कों पर बिछ गईं। जो मर रहा था उसको पता नहीं था कि किस बात की सजा मिल रही है। जो मार रहा था वो जानता नहीं था कि किसको मार रहा है। उसको सिर्फ इतना तय करना था कि ये मुसलमान नहीं। और जो लोग कहते थे कि हमारी लाश पे होगा बंटवारा, ऐसी अहिंसावादी कांग्रेस को समझ में नहीं आया कि इसका जवाब क्या दें। ये पाकिस्तान बनवाने के लिए कराया गया पहला दंगा था, फर्स्ट रायट फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। ये आपको किताबें हिस्ट्री की नहीं बताएंगी। और इसके बाद दंगों की झड़ी लग गई। और ऐसे में जो कहते थे हमारी लाश पे बनेगा पाकिस्तान, उन्होंने कहा भैया जान छोड़ो, पाकिस्तान लो। तो चंद महीनों में पाकिस्तान बनेगा ये तय हो गया। और 14 अगस्त 1947 को, यानी साल में 2 दिन कम, 16 अगस्त 46 को फर्स्ट वार्निंग थी, पहला रायट था, और 14 अगस्त 1947 को, यानी साल में 2 दिन कम, 363 दिन में पाकिस्तान बन के तैयार होके खड़ा हो गया दुनिया के नक्शे पर। और हमारी जो आजादी है वो उसका बाय प्रोडक्ट है। इस देश में पहले विभाजन हुआ, फिर देश आजाद हुआ। और ये गजब की विडंबना है। देखिए 16 अगस्त, 14 अगस्त, और इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है 15 अगस्त। आपको 16 अगस्त के बारे में नहीं बताया जाता। हम 14 अगस्त को याद नहीं करते क्या हुआ था। 15 अगस्त को हम झंडा फहरा लेते हैं कि हम आजाद हुए थे। और दे दी हमें आजादी बिना खड़ग, बिना ढाल। ये हमको घुट्टी में घोल के पिड़ाया जाता है। ये है हमारी आजादी की कहानी का पटाक्षेप। यहां कंक्लूजन आता है कि इस तरह देश का बंटवारा करके हमको आजादी मिली। मैं आज भी 14 अगस्त को याद करता हूं। मेरे मित्र हैं, तमिलनाडु में हैं, गौतमन हैं, वो 14 अगस्त का दिन याद करते हैं। उन सबको बुलाते हैं। आज भी वो पीढ़ी के कुछ लोग जीवित हैं जिनकी स्मृतियों में, जिन्होंने आंखों से देखा है, उनकी बूढ़ी आंखों में वो अभी भी याद है, वो दृश्य हैं
उनके मस्तिष्क में वो बिल्कुल छपे हुए हैं, सिंज्ड हैं उनकी मेमोरीज में। उनसे पूछते हैं हम क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब जब ये हो गया तो ये अंग्रेज ने किया एक कानून बनाकर, जिन्ना हर चीज कानून बना के करते थे, अंग्रेज को भी सूट करता था। तो अंग्रेज ने ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट एक कानून बना के लंदन में अपनी पार्लियामेंट में पास किया और कहा कि ऐसे बंटवारा होगा और ऐसे भारत और पाकिस्तान फिर आजाद मुल्क बनेंगे। तो बंटवारा कैसे होगा? दो तरह के एडमिनिस्ट्रेशन थे भारत में। एक डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था जिसको ब्रिटिश इंडिया कहते थे, जहां ब्रिटिश पुलिस थी, ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, सेंट्रल प्रोविंस था, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, यूनाइटेड प्रोविंस था, पंजाब था। इस तरह ब्रिटिश इंडिया था। और करीब 550 से ज्यादा, मतलब 562 के करीब रियासतें थीं। 642 रियासतें, सॉरी 642 रियासतें थी। यह ब्रिटिश इंडिया नहीं था, इसको प्रिंसली इंडिया कहते थे। तो जब अंग्रेज ने कानून बनाना था तो उन्होंने पूछा कि चलिए ब्रिटिश इंडिया ऐसे होगा, एक सर सिरिल रैटक्लिफ कमीशन बनेगा, वो लाइन खींच देगा। ये सर सिरिल रैटक्लिफ एक ऑडिटर थे, कभी भारत नहीं आए, इनको नक्शा दे दिया गया, इन्होंने वहीं लंदन में बैठे बैठे लाइनें खींच दी थी। लेकिन प्रिंसली इंडिया का क्या करें? तो कांग्रेस ने कहा जाकर के वहां जनमत संग्रह कराइए, लोगों से पूछिए। जिन्ना ने कहा कि क्यों भैया, आपने ब्रिटिश इंडिया का विभाजन क्या लोगों से पूछ के किया है? आपने कहीं जाके जनमत संग्रह कराया क्या? पंजाब में पाकिस्तान जाओगे या भारत जाओगे, कौन पाकिस्तान जाएगा कौन भारत जाएगा? नहीं किया। कैसे किया? क्राउन इज द सॉवरेन, महारानी जो है वो सार्वभौम शक्तिवान है, उन्होंने निर्देश दिया तो ये हो गया। तो फिर आप प्रिंसली इंडिया में अपनी डेमोक्रेसी क्यों थोप रहे हैं? वहां पर सॉवरेन कौन है? वहां पर सॉवरेन है वहां के राजा, नवाब, निजाम, वो करेंगे। अच्छा साहब, कांग्रेस ने तो कहा था कि जान छोड़ो पाकिस्तान लो, उन्होंने कहा ठीक है, वो बहस के मूड में नहीं थे। अब ये एक वकील की दलील नहीं थी कि सॉवरेन्स को, राजाओं को, महाराजाओं को, प्रिंसेस को, नवाबों को, निजामों को यह अधिकार दिया जाए। जिन्हा संतुष्ट नहीं था कि एक दाहिनी भुजा मिल जाए, एक बाहिनी भुजा मिल जाए और देश के दोनों तरफ एक मुल्क उसको मिल जाए, पाकिस्तान, उसको चिंता थी कि ये इतना बड़ा देश बीच में बचा रहेगा और इसको याद रहेगा कि ये पाकिस्तान कैसे बने हैं, तो फिर हमारी खैर नहीं है भविष्य में। तो वो चाहता था कि इस देश के पेट में कम से कम आधा दर्जन पाकिस्तान हो। और अगर प्रजा से पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे, तो हिंदू मेजॉरिटी तो बोलेगी हमको भारत चाहिए। हैदराबाद में अगर आप जनमत संग्रह कराते हैं तो हिंदू मेजॉरिटी तो भारत मांगेगी। लेकिन अगर आप हैदराबाद के निजाम से पूछेंगे, जो मुस्लिम लीग को फंड करता है, ब्रिटिश कॉन्ड्यूट, वो तो पाकिस्तान मांगेगा। नवाब जूनागढ़ पाकिस्तान मांगेगा, नवाब भोपाल पाकिस्तान मांगेगा, नवाब आरकोट पाकिस्तान मांगेगा। तो देश के अंदर बड़े बड़े पाकिस्तान बनेंगे और कम से कम उत्तर में एक टुकड़ा भारत होगा, दक्षिण में कोई टुकड़ा भारत होगा, इस तरह टुकड़ों में भारत होगा और पाकिस्तान हावी होगा नक्शे पर। तो इस तरह बंटवारा होना चाहिए, यह तय किया। इसमें एक ही अपवाद था कि कश्मीर का राजा हिंदू था, लगभग 70% जनसंख्या मुसलमान थी। तो जिन्ना से किसी ने कहा यार ये तो जुआ खेल रहे हो, कश्मीर में जो चीज लागू होती है वो तो वहां भी लागू होती है, इसका मतलब आप कश्मीर छोड़ना चाहते हो? कहते नहीं, कश्मीर इज एन एप्पल इन माई पॉकेट, ये तो मेरी जेब में रखा हुआ सेब है। क्यों? क्योंकि कश्मीर की 70% जनसंख्या मुसलमान है, उसको आप जबरदस्ती कैसे भारत में बिठा के रखोगे? वो तो पाकिस्तान चाहेगी। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर की रियासत पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करती है, तो पाकिस्तान कभी भी दखल दे सकता है।
हैदराबाद में पाकिस्तान का बॉर्डर दूर दूर तक नहीं है, जूनागढ़ में दूर दूर तक नहीं है, तो वहां तो हमने निजाम को पुष्ट करना पड़ेगा, कश्मीर को तो हम संभाल लेंगे। और तीसरा, कश्मीर को जाने वाले सारे रास्ते, सड़क के रास्ते, वो पाकिस्तान होते हुए जाते हैं। श्रीनगर का रास्ता जो रावलपिंडी जाता है वो उरी, बारामूला, मुजफ्फराबाद होते हुए पहुंच जाता है। जम्मू का रास्ता रणबीर सिंहपुरा होते हुए सियालकोट जाता है। शेष भारत से कोई रास्ता जम्मू कश्मीर रियासत जाता ही नहीं है। अपने मिट्टी के तेल और नमक तक के लिए कश्मीर पाकिस्तान के ऊपर आश्रित है। तो जाएगा कहां कश्मीर? जिन्ना को ये तय था दिमाग में, लेकिन ये सब उपलब्ध नहीं था निजाम या हैदराबाद में या जूनागढ़ में, तो उसने ये चाल चली। अब आप समझ सकते हैं कि सरदार पटेल के पास क्या चुनौती थी इस देश को एक करने की। इस परिप्रेक्ष्य में आप ध्यान दीजिए। तो जिस तरह कश्मीर में पार्टीशन मूवमेंट चल रही थी, अंग्रेज के उकसाने पर कश्मीर में एक क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू हो गई। पार्टीशन मूवमेंट सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में थी, कश्मीर में क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू हुई। वहां शेख अब्दुल्ला को हवा दी। शेख अब्दुल्ला की शादी अंग्रेजों ने एक अंग्रेज मेम से कराई थी। आपको मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि शेख अब्दुल्ला की बीवी अंग्रेज थी। फिर जो बेटा हुआ फारूक अब्दुल्ला, उसकी बीवी भी अंग्रेज। तो फारूक अब्दुल्ला तो आधा अंग्रेज हुआ ना। और फिर उमर अब्दुल्ला हुआ तो वो 3/4 अंग्रेज है। ठीक है, ये क्लाउड था अंग्रेज का शेख अब्दुल्ला के ऊपर। वो क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू हुई, राजा ने शेख अब्दुल्ला को धर लिया, राजद्रोह में नजरबंद कर लिया। तो नेहरू पहुंच गए कश्मीर, शेख की एब्सेंस में क्विट कश्मीर मूवमेंट को लीड करने। उस क्विट कश्मीर मूवमेंट को लीड करने जिसको महात्मा गांधी ने झिड़का था, कहा था कि क्या कर रहे हो, हमने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी क्योंकि अंग्रेज बाहर से आया था। महाराजा हरि सिंह तो वहां की जमीन का बेटा है, डोगरा राजा है, इसका घर वहीं है, इसको कहां कह रहे हो क्विट कश्मीर? तो नकल में भी अकल चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉपी कैट क्विट कश्मीर मूवमेंट। लेकिन नेहरू उस क्विट कश्मीर मूवमेंट को लीड करने शेख की एब्सेंस में पहुंच गए। राजा ने धर लिया, 3 दिन बाद सीमा के बाहर छोड़ दिया, कहा दोबारा आओगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये नेहरू को बात खल गई। ये उसके लिए ह्यूमिलिएशन थी कि मैं इस देश का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और ये एक छोटी सी रियासत का राजा मुझे गिरफ्तार करता है। तो जब सरदार पटेल के पास चुनौती थी इस देश को एक करने की, तो उसके बॉस प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा पूरा देश आप एक करोगे लेकिन कश्मीर मैं देखूंगा। उनका कहने का मतलब था कि कश्मीर के महाराजा को मैं देखूंगा। तो तब कश्मीर के महाराजा ने जब विलय के लिए भारत सरकार से प्रस्ताव किया तो नेहरू ने कहा आप होते कौन है? हम किसी महाराजा को नहीं जानते। उन्होंने कहा भाई मेरा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत अधिकार है, मैं तय करूंगा कि मेरा राज्य कहां जाएगा। उन्होंने कहा होते होंगे आप कहीं के राजा, हम आपको मानते नहीं। तो फिर किसको मानते हो भाई? हां आप सॉवरेन है, लेकिन वार्ता करने के लिए आपको शेख अब्दुल्ला को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ेगा, तुझसे मैं वार्ता करूंगा, आपसे नहीं वार्ता करूंगा। ऐसा महाराजा हरि सिंह की गैरत के लिए ठीक नहीं था। तो उन्होंने टाल मटोल की, समय बाय किया किसी तरह, और नेहरू मना करते रहे। इस बीच पूरे देश का एकीकरण हो गया। आप समझिए 15 अगस्त 1947 तक आते आते केवल 2 आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे थे, सिर्फ 2, एक निजाम हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर, एक जहां आप बैठे हैं और एक जहां से मैं आया हूं।